हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 साइंस में फिजिक्स देखेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा। चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का प्रवर्तन, और यहीं से सवाल उठना शुरू हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखिए। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। देखिए, तो प्रकाश क्या आती है और किसी सतह से टकराकर चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश की प्रवर्तन कहते हैं। सिंपली सा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि जब प्रकाश की किरण क्या आती है और किसी सतह से टकराकर चली जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से टकराकर चली जा रही है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश की प्रवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का प्रवर्तन जो है वो दो नियम होते हैं। अब नियम क्या होता है, देखिए दोस्त, पहले समझ लीजिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, ये टकराकर जाने वाली को परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचा जाता है। क्या कहते हैं? लंब खींचा जाता है, जिसे अभिलंब कहते हैं। अब बात है कि आपतित किरण और ये जो अभिलंब है, इनके भी जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब जो है, इनके भी जो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो नियम यही से आपका बनता है कि पहला नियम, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में या एक ही सरल रेखा में होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और दूसरा नियम होता है कि जो आपतन कोण है ना, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण, देखिए दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर क्या, कोण आई। तो दोस्तों, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं नियम के बाद और क्या क्या आते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब आपका आता है क्या कि देखिए, प्रकाश किसे पार करेगी। एक बात देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पर प्रकाश की किरण के आधार पर वस्तु को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। सब प्रकाश की किरण जिस वस्तु को क्या करती है, जिस वस्तु को प्रकाश की किरण पार कर जाएगी, क्या कर जाएगी, पार कर जाती है, उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पारदर्शी वस्तु। जब कोई किरण जिस वस्तु से पार हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जब कोई किरण जिस वस्तु से क्या होती है कि पार नहीं कर पा जाती है, पार क्या था जी, नहीं कर पाती है, तो उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपारदर्शी। और जब यही किरण किसी वस्तु को आंशिक रूप से पार करती है, कैसे पार करती है, आंशिक रूप से पार करती है, उसे बोलते हैं पारभासी वस्तु। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पारभासी वस्तु। तो आपने क्या सुना कि जब कोई किरण किसी वस्तु को पार कर जाती है, तो उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। और जब कोई किरण किसी वस्तु को पार नहीं करती है, तो उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। और जब कोई किरण किसी वस्तु को आंशिक रूप से पार कर पाती है, तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु। अब बात है एग्जाम्पल की, तो पारदर्शी वस्तु की एग्जाम्पल आपका कांच हो गया। अपारदर्शी वस्तु का आप ये बोर्ड लिख सकते हैं या ईंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पारभासी वस्तु की एग्जाम्पल बताएं जो हल्का पार करे, आंशिक मतलब थोड़ी सी प्रकाश की किरण उस वस्तु से पार होगी। तो यहाँ पर हो जाता है आपका धुआं, फिर कुहासा हो जाएगा। देखिए, कुहासा में क्या बहुत थोड़ा दूर तक दिखाई देता है, उसको दिखाई नहीं देता है, मतलब हल्का प्रकाश की किरण पार कर पाती है। फिर आपका है तेल से भीगा हुआ कागज। तेल से क्या दोस्तों, भीगा हुआ कागज। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि पारदर्शी वस्तु का निम्नलिखित उदाहरण क्या है, तो कांच है। अपारदर्शी का क्या है, ईंट है। मतलब कोई भी जिसमें प्रकाश पार नहीं करेगी, वो हो जाएगा अपारदर्शी का।
अपारभासी मतलब जिसमें हल्का प्रकाश पार करेगी, जैसे क्या धुआं, कुहासा, तेल से भीगा हुआ कागज इत्यादि। आइए आगे हम अपने टॉपिक पॉइंट पे आते हैं। ये आपसे नहीं कुछ जाते, इसे आप नोट डाउन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बस समझना था। ये दोस्तों आगे बताते हैं आपको। अब जो आपका पॉइंट आता है किरण, आगे किरण किससे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों क्या होता है, किरण किससे कहा जाएगा? जब प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है, तो उसे कहते हैं किरण। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किरण कहते हैं। क्या सुना आपने कि जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो उसे किरण कहते हैं। अब इसकी अगर बात किया जाए प्रमाण क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो देखिए सूर्य ग्रहण जो आप नाम सुनते हैं, ये प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ये इसी का प्रमाण है। सूर्य ग्रहण लगना, फिर चंद्र ग्रहण लगना, ठीक है, या पिन होल कैमरा, ये सब है प्रकाश सरल रेखा में गमन करने का प्रमाण है। अब आगे पॉइंट है दोस्तों, किरण के समूह, किरण पुंज, किरणों के जो समूह होते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? किरण पुंज कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो आपने क्या सुना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और याद रखिएगा ये जो किरण पुंज होते हैं ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, तो देखिए अपसारी किरण पुंज मतलब क्या? ये डाइवर्जिंग का काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक टर्च है और इस टर्च से प्रकाश की किरण क्या आती है, कैसे बारिएगा तो पहले डायरेक्शन का था, फैलता हुआ चला जाता है। तो इसी किरणों को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाएगी, क्या होगी? फैलती हुई चली जाएगी, तो उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। मतलब अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, इसमें प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण क्या होती है दोस्तों? तो फैलती हुई चली जाती है। फैलती हुई क्या जी? आगे बढ़ती जाती है या चली जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा बात है समांतर किरण पुंज। तो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे क्या होगी? समानांतर होगी, पैरेलल होगी, तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर कलेक्ट होती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए जैसे मान लीजिए आपका एक बिंदु है, इसमें प्रकाश क्या आ रही है? कलेक्ट हो रही है, एक ही बिंदु पर सब मिल रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब सवाल कॉम्पिटिटिव में ये पूछे जाते हैं कि अपसारी किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, क्या होती जाती है? तो देखिए अपसारी किरणों के बीच की दूरी जैसे जैसे ये किरणें बढ़ेगी आगे जाएगी, वैसे वैसे दूरी क्या होगा? बढ़ते जाएगी। यहाँ कम है, यहाँ बढ़ते, यहाँ बढ़ते, यहाँ बढ़ते, यानी कि अपसारी किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और समानांतर किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है। और अभिसारी किरणों के बीच की दूरी क्या होती जाती है? तो देखिए यहाँ पर क्या होते जाता है? घटती जाती है। क्या दिया जी दोस्तों? घटती जाती है। चलिए दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जो आपका है, जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है उसे किरण कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होगा? प्रकाश फैलती चली जाएगी और दूरियां बढ़ती जाएगी। समानांतर में क्या होगा? प्रकाश की किरणें समानांतर होगी और किरणों के बीच की दूरी भी बराबर होगी।
अभी सारी में क्या होगा, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर कलेक्ट होगी और इसमें दूरी क्या होती है, घटती जाती है दोस्तों। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप तब तक। आइए दोस्तों अब हमारे टॉपिक के आगे तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है, ये आपका इंपोर्टेंट यहाँ टॉपिक है जो भी हम पढ़ेंगे आपका। अब टॉपिक है दर्पण, और यहाँ से सवाल बहुत उठाए जाते हैं। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, मिरर। तो आइए जानते हैं मिरर किसे कहते हैं। एक लाइन का छोटा सा डिफिनेशन है कि जो वस्तु टोटल प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है उसे मिरर कहते हैं। आपने क्या सुना कि जो वस्तु संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण कहते हैं। जो वस्तु संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो दर्पण कहते हैं। याद रहेगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई मिरर देखिएगा, उस पर टर्च मारिएगा, टोटल वो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आप समझिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और इस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई मतलब लाइट को जलाएंगे या बाढ़ेंगे तो देखिए टोटल लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर कहते हैं, यानी कि दर्पण कहा जाता है। अभी जो दर्पण है इसको कई किससे किया जाता है, तो जनरली याद रखिएगा कि इसको कलई जो है दर्पण को, मतलब कलई मतलब पेंट किससे किया जाता है, या परावर्तक सतह को कैसे कलई करते हैं। तो याद रखिएगा परावर्तक सतह को जो कलई करते हैं वो जिंक सल्फाइड से करते हैं, या किससे करते हैं, तो मरकरी सल्फाइड से करते हैं, या किससे करते हैं, तो एल्युमिनियम इत्यादि से किया जाता है। क्या सुना आपने, जिंक सल्फाइड से या मरकरी सल्फाइड से या एल्युमिनियम से या इत्यादि से किया, एल्युमिनियम से किया जाता है। जनरली इन्हीं तीनों चीजों का उपयोग किया जाता है मिरर को आपको रंगने में। अब आइए जानते हैं दोस्तों दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो दर्पण है आपका प्रकार कितना प्रकार का होता है, तो दर्पण दोस्तों जनरली दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है आपका समतल दर्पण। क्या सुना दोस्तों आपने कि जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं और समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण किसे कहा जाएगा, तो डिफिनेशन ऐसे आप याद रखें। गोलीय दर्पण गोलीय कांच की भाग होती है जिसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड या एल्युमिनियम से कलई किया जाता है। गोलीय दर्पण गोलीय कांच का भाग, गोलीय दर्पण का दोस्तों गोलीय कांच की भाग होती है जिसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड या एल्युमिनियम से कलई किया जाता है। इसी प्रकार अगर समतल दर्पण की डिफिनेशन चाहिए तो समतल दर्पण समतल कांच की भाग होती है जिसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड या एल्युमिनियम से कलई किया जाता है, रंगा जाता है। फिर से सुनिए, समतल दर्पण क्या होता है, ये समतल कांच का भाग होगा और इसके परावर्तक सतह को जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड या क्या दोस्तों एल्युमिनियम सल्फाइड इत्यादि से कलई किया जाता है। दोस्तों तो आगे देखते हैं। अब ये है कि आपने ये समझ गया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। डिफिनेशन आपने जान लिया कि गोलीय दर्पण गोलीय कांच की भाग होती है जिसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड और एल्युमिनियम या एल्युमिनियम से, इन तीनों में से किसी एक से कलई किया जाएगा। और समतल दर्पण भी होगा तो समतल कांच की भाग होगी जिसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड या एल्युमिनियम से कलई किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं इस जो गोलीय दर्पण है इसके दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के भी कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक कनकेव होता है तो एक कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। तो देखिए आइए जानते हैं दोस्तों अवतल दर्पण कैसे करते हैं। तो मिरर पर हम लोग डिफिनेशन याद कर लेंगे।
कि अवतल दर्पण किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के एक भाग होता है। पहला पॉइंट, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण की भाग होती है जिसके परावर्तक सतह को बाहर से क्लय किया जाता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में गोलीय दर्पण की भाग होती है जिसके परावर्तक सतह को अंदर से क्या करते हैं, क्लय करते हैं। अब आ रहे अवतल दर्पण की जो दोस्तों फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक। क्या सुना? फिर आप एक और पॉइंट याद रखिए, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। सॉरी, यहाँ पे क्षमता नहीं चलेगा, सिर्फ फोकस दूरी याद रखिएगा। अब है क्या, अवतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, वो आपका होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा, माइनस को ही वास्तविक और उल्टा यहाँ पे पढ़ा जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने में अगर कहीं शब्द में लिखा गया वास्तविक और उल्टा, मतलब वहाँ पर सिंबल आपको माइनस लेना है, इमेज के क्या लेना है, सिंबल माइनस लेना है। वास्तविक और कैसा होता है जी? उल्टा होता है। इससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। और उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो आभासी और सीधा होता है। प्लस का मतलब होता है आभासी और क्या? सीधा। मतलब कहीं न्यूमेरिकल में लिखा है आभासी और सीधा, मतलब वहां पर आपको सिंबल जो है प्लस लेना है। तो क्या दोस्तों, आभासी और क्या होता है? सीधा होता है। फिर क्या कि अवतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, फिर बड़ा हो सकता है, फिर छोटा हो सकता है, फिर बड़ा हो सकता है। फिर सुनिए, एक अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा कैसा होता है? तो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका वस्तु के बराबर होगा या तो छोटा होगा। हमेशा याद रखिएगा, वस्तु से छोटे बनता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आता है वस्तु से छोटा बनता है। तो दोस्तों एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये आता ही है और इस बार आने का चांस भी है। तो क्या है दोस्तों, देखिए हमारा बात है अवतल दर्पण और क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण में अंतर सवाल है। उत्तल दर्पण में क्या है दोस्तों, अंतर कर याद करें ना, जल्दी याद आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे ब्लैक पेन से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अंतर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड अवतल, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन आप छोड़ देंगे और ब्लू पेन से ऐसा आप उत्तर देगा, जो भी आपका नंबर होगा वो डालकर लिखेंगे क्या कि अवतल दर्पण जिसे बाहर से क्लय करते हैं, अवतल दर्पण को क्या करते हैं, बाहर से क्लय किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से क्लय किया जाता है। क्या सुना आपने? अवतल दर्पण को बाहर से क्लय किया जाता है जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से क्लय किया जाता है। चलिए मैं लिख कर दिखाता हूँ कैसे आप लिखेंगे। अवतल दर्पण को बाहर से क्लय किया जाता है जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से क्लय किया जाता है। पहला अंतर हो गया। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, ये पहला नंबर डाल देंगे, फिर दूसरा नंबर आप डालकर या एरो करके ही लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा तभी आपको लिखना होगा। फिर दूसरा आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक और उल्टा होता है। प्रायः क्या होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। दोस्तों ऐसे लिखेंगे, आप फिर से बार समझ लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या सुना आपने कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर है, इससे बहुत ज़्यादा कवर होंगे। पेज के एग्जाम में पेज की कमी नहीं होती है। 30 आपका कम से कम 20 पेज के आसपास होते हैं, मतलब 9 पन्ना 10 पन्ना होता है, 10 पन्ना के आसपास लगभग होते हैं। तो है क्या, अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है, अवतल दर्पण को बाहर से कलई करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से कलई किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, एक के माइनस में प्लस की। अवतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। बात ये है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, यानी कि इमेजिनरी इमेज कहा जाता है। दोस्तों तो अब आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम। अब हम पॉइंट जानेंगे आपका अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सवाल आते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला जो बहुत धमाकेदार ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखेगा, दाढ़ी बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हालांकि इसका कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आजकल तो समतल दर्पण में करते हैं। किसमें दोस्तों करते हैं? दाढ़ी बनाने में। और किसमें किया जाता है? तो रोगियों के कान नाक जांच करने में। रोगियों के कान नाक जांच करने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये बहुत दोनों आपका हाईलाइटेड है। इसके अलावा आपका गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के जी दोस्तों हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों के हेडलाइट में। हेडलाइट को हिंदी में बोलते हैं अग्रदीप के रूप में। गाड़िया का जो अग्रदीप होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस मिनट का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप क्या रखेंगे? सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगर आपसे सवाल ये आता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों कहते हैं,
तो दोस्तों याद रखिएगा, इस अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर सवाल आता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो जवाब होगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और यह प्रकाश से किरणों को सिकुड़ता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है दोस्तों? प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण को क्या करता है? सिकुड़ता है। सिकुड़ता है और प्रकाश की किरण को सिकुड़ता है, उसे एक जगह कलेक्ट कर देता है, जिससे उष्मा उत्पन्न होती है और उस उष्मा से आसानी से क्या होता है? सोलर कुकर से खाने वगैरह बन जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण को, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और यह प्रकाश की किरण को सिकुड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरण को सिकुड़ना, कन्वर्जन, कलेक्ट करना। अब आइए दोस्तों जानते हैं आपके उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, इसमें ज्यादा हाईलाइटेड आपका ये है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग। रोगियों का नाक में किसमें? अवतल दर्पण का उपयोग। यही दो बार ज्यादा याद रखिएगा। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों, सबसे जो फेमस उपयोग है, एक उपयोग है आपका गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ऐसा सवाल आता है। या पश्च दर्पण में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो आइए इस बात को जानते हैं। देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसी बात को लिखेंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, जिससे पीछे से आती हुई वस्तु या गाड़ी जो भी होती है वो आसानी से दिख जाती है। आप फिर से सुनेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है, जिससे पीछे से आती हुई गाड़ी या बस जो भी होती है वो आसानी से मिरर में दिख जाती है। अतः हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। चलिए दोस्तों, पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इधर आपको दिखाए थे, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। इसमें क्या खासियत है? इसमें आप पूरे टोटल पॉइंट को सुनेंगे और पेन डाउन करते जाइएगा, ठीक है? कि उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसे मान लीजिए, सॉरी, समतल दर्पण क्या होता है। तो ये समतल दर्पण मान लीजिए आपका समतल दर्पण है। पहली बात तो आप जानते हैं इसे जिंक सल्फाइड या एल्युमिनियम इत्यादि से कलाई किया जाता है, इसके परावर्तक सतह को। तो समतल दर्पण में आप जितना आगे की तरफ जाएंगे आपका प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा। उतना क्या होगा जी? बड़ा होगा। देखिएगा जब आप फेस देखते हैं, बहुत पास जाकर देखते हैं तो उसमें आपका इमेज बड़ा दिखाई देता है, और जब मिरर से थोड़ा दूर हटते हैं तो उसमें क्या होता है? छोटा दिखाता है। ऐसा हमारे फोन में भी होता है, लेंस के साथ भी होती है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना वस्तु आगे जाएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, और वस्तु जितना समतल दर्पण से दूर भागेगा या पीछे जाएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। मतलब दर्पण के आगे जितना वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे जितना रहेगा प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा? छोटा बनेगा, और उतना ही दूरी बनेगा। जितना आगे रहेगा उतना आगे प्रतिबिंब, जितना पीछे रहेगा उतना पीछे बनेगा। तो बस यही समझना है, वस्तु जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना बड़ा होगा, जितना वस्तु पीछे होगा प्रतिबिंब उतना छोटा। पहली बात आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात है कि समतल दर्पण में यदि कोई किरण भी चाल से आ रही है, समतल दर्पण में यदि कोई किरण भी चाल से आती है, किस चाल से आती है दोस्तों? भी चाल से आ रही है, तो कैसे जाएगी? तो वो याद रखिएगा, टू भी चाल से परावर्तित होती है। कैसे परावर्तित होती है? टू भी चाल से परावर्तित होती है। समतल दर्पण में यदि कोई किरण भी चाल से आती है समतल दर्पण की ओर, तो समतल दर्पण से टकराने के बाद टू भी चाल से परावर्तित होती है। मतलब सवाल आएगा कि यदि कोई किरण आपके 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, 3 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से आ रही है,
तो v का मान कितना है 3, हमने क्या करना है 2v कर देना है। तो कितने से चाल से जाएगी वो, तो 3 गुना कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से आएगी। 8 से 8 के अगर स्पीड से आएगी तो 8 गुना 16 की स्पीड से जाएगी। 10 की स्पीड से आएगी तो 20 की स्पीड से जाएगी। कहाँ जाएगी, प्लेन मिरर से टकराने के बाद। अब एक और बात रखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण से जो बड़ा प्रतिबिंब होता है, तीसरा पॉइंट, ये आभासी और सीधा होता है। आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी है क्या होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। लेकिन सवाल में ये पूछे पार्श्विक रूप से समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा पार्श्विक रूप से वास्तविक और उल्टा होता है। मैंने पार्श्विक रूप से वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है पार्श्विक रूप से कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से याद रखिएगा, 4 नंबर बात, पार्श्विक रूप से दोस्त कैसा होता है, उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। दोस्तों इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब एक पॉइंट आपको ये बताता हूँ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों, 360 बटा थीटा इक्वल टू n। अगर इस n का मान आपका सम संख्या आएगा तो आंसर होगा n-1। अगर n का मान विषम संख्या होगा तो आंसर आपका n ही होगा। जैसे एक सवाल मान लीजिए कि यदि समतल दर्पण में यदि कोई किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितना बनाती है, समतल दर्पण में यदि कोई किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं, थीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे, 60 रख देंगे। 0 से 0 कटे 6 का 36। अब ये n का मान कितना आ गया आपका, सम संख्या आ गया, तो हम क्या करेंगे 6 - 1 आंसर होगा, तो कितना होगा आपका 5। अगर इसे मान लीजिए कि यदि कोई समतल दर्पण में कोई किरण 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही कर देंगे 360 बटा क्या 90 डिग्री, 0 0 कट गया, 9 का 36, तो कितना आ गया 4। आपका सम संख्या है तो क्या होगा 4 - 1 कितना होगा 3 ठीक। ऐसे इस तरह के सवालों को आएगा। अगर यही आपका मतलब -3 कट कर आता, 3 कट कर आता तो आंसर क्या हो जाता आपका 3 हो जाता। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम जानेंगे दोस्तों अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। क्या हमारा हेडी है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दोस्तों, इसमें मेरे साथ आप बोलेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगी, ठीक है। आइए हम जानते हैं, आपको याद करने का मैं प्रयास कराता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, इधर देखिए। जिस मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण हो गया, इसे बाहर से क्लिक करते हैं तो इसमें होता है क्या, जब यहाँ पर होता है ध्रुव, मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव करते हैं। इसे याद नहीं करना, बस T मतलब ध्रुव होता है, पोल मतलब ध्रुव होता है, ठीक है। मतलब डिफिनेशन चाहिए आप याद रखिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बाद होता है फोकस। अब फोकस की डिफिनेशन क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद होता है एक सेंटर, मतलब वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको, या वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता क्या कहते हैं, सी मतलब वक्रता केंद्र होता है। तो जब प्रकाश, देखिए ये ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को जो ये मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है दोस्तों, मुख्य अक्ष। क्या सुना, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के दिशा में आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष क्या जी, समानांतर मतलब बराबर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है ना, इस बिंदु को ही फोकस कहा जाता है।
इस बिंदु को ही क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहा जाता है। क्या सुना आपने कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। याद रखिएगा, बस ये समझना बात है, एक मतलब फोकस होता है। क्या था जी, फोकस। तो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम r से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और एक और सवाल कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होते हैं, तो याद रखिएगा एक बराबर होता है दोस्तों r/2 होती है। क्या होती है, r/2। अगर सवाल आपका ये आता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि जो किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है आधे, वक्रता त्रिज्या के आधे परिमाण को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या के आधे परिमाण को फोकस दूरी कहा जाता है। या किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के, किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या उसका क्या होता है, आधा होता है। किसी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की आधी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब एक पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर, क्या बोला मैंने, जब वस्तु को रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, अनंत पर। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, याद रखिएगा। और जब अनंत पर रखेंगे ना तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक, और बात यह है कि अनंत पर जब ही बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा तो बड़ा बनेगा। देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, तो माइनस में, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों, तो बहुत बड़ा बनता है। बहुत क्या बनता है दोस्तों, बड़ा। इसी प्रकार जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनता है भाई साहब, तो बहुत ही छोटा बनता है। बहुत ही कैसा बनता है, छोटा बनता है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, जब वस्तु को क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, वस्तु के बराबर। ये सारे ऑब्जेक्टिव करना वैसे याद करने के। फिर आपका तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। कहाँ रख दिया हमने, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और कहाँ दोस्तों, फोकस के बीच में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक पर आइए। देखिए, वक्रता केंद्र का उल्टा जो होता है, एक बार फोकस को उल्टा अनंत, अनंत को उल्टा फोकस, और वक्रता केंद्र उल्टा वक्रता केंद्र। तो देखिए, सेंटर को उल्टा सेंटर लिखिए, फोकस को उल्टा अनंत लिखिए। फोकस को उल्टा क्या लिखेंगे, अनंत। अब बीच में वस्तु है, इमेज भी कहाँ बनेगा, बहुत ही आसान टर्म है। तो आपका प्रतिबिंब कैसे बन गया, वक्रता केंद्र और अनंत के क्या जी दोस्तों, बीच में। ये कैसा बनता है, ध्यान रखिएगा, ये भी बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टे बनता है। और कैसा बनता है, तो बड़ा बनता है। अब एक बात माइंड में कंसेप्ट रखिए कि अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा, अनंत के बीच में बनेगा तो बड़ा। अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा, अनंत के बीच में बनेगा तो बड़ा। और एक और बात, फोकस पर बनेगा तो बहुत छोटा, अब फोकस के बीच में बनेगा तो छोटा। सिर्फ क्या होगा, छोटा। फोकस पर बनेगा तो बहुत ही छोटा, और फोकस के बीच में रहेगा तो छोटा। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इसके बाद में एक बार फिर से रिकॉल करवा दूंगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र को उल्टा दोस्तों, वक्रता केंद्र अनंत को उल्टा, हमने बताया अनंत को उल्टा फोकस, अनंत को उल्टा फोकस, बीच में वस्तु, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। अब कैसा बनेगा भाई साहब, तो वास्तविक और उल्टे बनता है। कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टे बनता है। और बता फोकस के बीच में है तो कैसा बनेगा, छोटा। वास्तविक उल्टा और कैसा बनेगा जी, छोटा बनता है।
चलिए दोस्तों, इतना हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब अनंत बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। जब वस्तु को इसका अपोजिट अनंत पर रखते हैं तब फोकस बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत ही छोटा। फिर है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। फिर है क्या, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वक्रता केंद्र को उल्टा, वक्रता केंद्र फोकस को उल्टा अनंत, यहाँ फोकस उल्टा अनंत, बीच में है तो बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। फिर जब वस्तु का वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा, और कैसा बनता है तो फोकस के बीच में रहेगा तो छोटा बनता है। एक कंडीशन और आप इसको स्टार करके रखेगा कि जब वस्तु को दर्पण या ध्रुव, क्या सुना आपने, जब वस्तु को दर्पण या ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को दर्पण या ध्रुव या फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब याद रखेगा अवतल दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण दोस्तों क्या होता है, पीछे बनता है। और कैसा बनता है तो याद रखिएगा दोस्त, आभासी, सीधा या काल्पनिक, काल्पनिक को ही बोलते हैं सीधा, आभासी। तो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और कैसा बनता है तो आवर्धित बनता है। आवर्धित का मतलब यहाँ पर क्या हुआ तो बड़ा हुआ। सवाल ऑब्जेक्टिव आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब जो है आपका आवर्धित बनता है, तो दर्पण और फोकस के बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। आवर्धित कहाँ बनता है, तो दर्पण, ध्रुव और फोकस के बीच में। दोस्तों इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो को फिर से देखकर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आता है, एक आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, आवर्धन का फॉर्मूला याद रख लीजिए, डिफिनीशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए लॉजिक आपको बताऊंगा। आवर्धन बराबर होता है दोस्तों वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो दोस्तों डिफिनीशन कैसे लिखिएगा, आप बोलना सीखे। देखिए हम लोग बटा को बोलेंगे के अनुपात को। तो दोस्तों आगे पॉइंट देखते हैं, क्या है हमारा आवर्धन। तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कैसे हम लोग याद करेंगे, ऐसे देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखा हुआ है और क्या लिखा है, वस्तु की ऊंचाई, और बटा बोलेंगे के अनुपात को। क्या बोलेंगे, के अनुपात को। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसे किस जी, स्मॉल एम से, अर्थात स्मॉल एम बराबर होता है -v/u। ये हो गया आपका दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला। एम बराबर क्या था, -v/u। और लेंस के लिए आवर्धन की फॉर्मूला हो जाएगी, ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, केवल क्या होगा, v/u। और एक और छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है तब याद रखेगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u। फिर आप ये क्या रखेंगे, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो लेंस फार्मूला होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस हो जाएगा 1/u। दर्पण में प्लस रहता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। और इसका एक और फार्मूला बनता है, m बराबर क्या होता है, h'/h। h' आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h आपका वस्तु की ऊंचाई। v आपका प्रतिबिंब की दूरी है और u आपका वस्तु की दूरी है। इनमें पर आपका मतलब न्यूमेरिकल आते हैं। और एक और फार्मूला आप याद रखेंगे, a बराबर क्या दोस्तों, r/2। अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं आगे, इतना नोट कर लीजिए।